स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग का पीवाईक्यू सीरीज का सेट 3 डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ओके, चलिए, ये जो है आपका सेट नंबर 3 है, जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का 29/12/2020 का शिफ्ट 1 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। सेट को कहता है कि कॉलेज के दो दोस्त ए और बी कुछ सालों बाद मिलते हैं। उन्हें अपने दोस्त सी के जन्मदिन को लेकर संदेह है। ए के अनुसार सी का जन्मदिन 12 मार्च के बाद है, लेकिन 15 मार्च से पहले है। लेकिन बी के अनुसार सी का जन्मदिन 13 मार्च के बाद है, लेकिन 17 मार्च से पहले है। तो सी का जन्मदिन किस तिथि को है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, ए के अनुसार जो है सी का जन्मदिन कब है, 12 मार्च के बाद। तो इसका मतलब 12 को नहीं है, 12 के बाद है, और 15 मार्च से पहले, और 15 से पहले है। इसके बाद है और 15 से पहले है, तो 13 होगा या 14 को। उसी तरह से कहता है बी के अनुसार सी का जन्मदिन। बी के अनुसार सी का जो जन्मदिन है ना, तो 13 मार्च के बाद, लेकिन 17 मार्च से पहले। तो 13 को भी नहीं, 13 मार्च के बाद है और 17 मार्च से पहले है। तो अगर 17 मार्च से पहले और 13 मार्च के बाद जाएं तो 14, 15, 16 हो सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं इस दोनों में कॉमन क्या है, 14 मार्च। इसका मतलब हुआ कि सी का जन्मदिन कब है, 14 मार्च को। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। यहाँ जो आपका सीरीज है वो है ए बी सी डी, फिर है ए टी ई जी, और पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, आगे है ए ई आई और एम। तो देखिए, पहला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आगे भी क्या होगा, पहला टर्म ए होगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ भी पहला टर्म क्या है, ए है। बी से हुआ सी, तो स्पष्ट है सी से क्या होगा, डी। ए के बाद होगा हमारा डी, और डी के बाद क्या है, ई। सेटिस्फाइड कर रहा है। अब सी के बाद यहाँ क्या है, देखिए ई है, तो +2 स्टेप। ई के बाद अगर +2 स्टेप करिएगा तो क्या होगा, जी। जी से +2 स्टेप जाइएगा तो क्या होगा, आई। फिर डी से देखिए यहाँ क्या है, जी। कितना स्टेप, 3 स्टेप। तो जी से अगर 3 स्टेप आगे आप जाइए तो क्या होगा, जे। आंसर हो गया ई डी जी जे। तो आपका करेक्ट कहाँ है, बी में। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कहता है बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है, परंतु बेला से ठिगना है। सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है, शुभम राहुल से लंबा है। समूह में सबसे ठिगना कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ठिगना बताना है आपको, सबसे ठिगना। तो इसका मतलब जो लंबा होगा उसको आप हटा सकते हैं ऑप्शन से। तो बेला शुभम से लंबा है, तो बेला तो लंबा है, हमको चाहिए क्या, ठिगना। तो सी ऑप्शन खत्म हुआ। अब चलिए आगे, उमेश जो है शुभम से लंबा है। अब उमेश क्या है, शुभम से लंबा है, हमको चाहिए क्या, ठिगना। तो उमेश भी खत्म हुआ। आगे चलिए, सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है। तो सलमान जो है राहुल और शुभम से, इसका मतलब राहुल लंबा होगा, तो राहुल को हटा दीजिए, तो बचा क्या आपका आंसर, सलमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सलमान। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं अगला, चौथा नंबर की तरफ। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, सीरीज में आपका यहाँ क्या है, 3 है, फिर 16 है, फिर 125 है, और पूछा जा रहा है कि आगे क्या होगा, ये बताना है। तो सीरीज में हमेशा बड़ा नंबर को आप हमेशा फोकस में रखिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 125, जो आप देख के कह रहे होंगे कि 5 का क्या है, क्यूब है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो स्पष्ट है यहाँ क्यूब हुआ, यहाँ स्क्वायर हुआ। तो यहाँ 3 पर पावर अगर हम 1 रख दे तो सीक्वेंस होगा 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से आगे क्या होगा, 6, और पावर क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से क्या होगा, 4। तो 6 टू द पावर 4 क्या होता है, 1296। क्या होता है, 1296। आपका करेक्ट आंसर कौन हो गया, बी करेक्ट आंसर है। क्या समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है 4 संख्याएं युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करना है आपको। इसमें जो अलग है ना उसको फाइंड करके आपको बताना है कि कौन सा है इसमें डिफरेंट।
है ना। देखिए यहाँ क्या है, पहला वाला में ए ऑप्शन में 66 है और 6 है। फिर बी में क्या है, 54 है और 5 है। सी में क्या है आपका, 34 है और 3 है। और डी ऑप्शन में क्या है आपका, 24 है और 2 है। तो देखिए इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है आपके पास, आप यहाँ पे अगर गौर से देखिए, है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ है समझने का कोशिश कीजिएगा आप कि 5 जो है ना, ये यहाँ पर ये टेंस प्लेस पे है, 3 जो है ये भी टेंस प्लेस पे है और 2 जो है ये भी टेंस प्लेस पे, दहाई अंक पे, इकाई दहाई अंक पे। और 4 इकाई अंक पे यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। परंतु ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। यही समूह से क्या हो जाएगा बाहर, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ दहाई अंक तो 6 है पर इकाई की जगह क्या होना चाहिए, 4। 4 तो नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है छठा नंबर क्वेश्चन, क्या राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। इसका ग्राफिकल अप्रोच आप लीजिए, राम श्याम का भाई है, तो राम जो हो गया बना दीजिए किसका भाई है, तो राम जो है श्याम का भाई है। चलिए श्याम बना दिए, राम भाई है तो पॉजिटिव कर दिए। और महेश राम का पिता है, इस राम का पिता कौन है, महेश, ऊपर रख दीजिए आप, महेश राम का पिता है तो इसको भी पॉजिटिव कीजिए। जगत प्रिया का भाई है, अब जगत प्रिया तो कहीं नहीं है तो आगे बढ़िए आप। और प्रिया श्याम की बेटी है, श्याम की बेटी कौन है, प्रिया, तो प्रिया को कर दीजिए आप माइनस, श्याम की बेटी है नीचे आ गया। अब क्या हुआ, जगत प्रिया का भाई है, जो छोड़े थे उसको आप ला सकते हैं, जगत इसके बाद होगा, जगत क्या हुआ, प्रिया का भाई हो गया। तो कहता है महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए जहां से लगा रहता है ना, जगत से, वहीं से आप प्रोसेस कीजिए। तो जगत से महेश जो है जगत से किस प्रकार संबंधित, महेश के बारे में बताना है। तो इसकी बहन, बहन का अगर ये पिता हुआ तो पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा के पिता क्या होंगे, दादा। तो स्पष्ट है हमारा आंसर क्या होगा, दादा। क्या समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए। तो कहता क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ये आसान है, कैट का जो है फेमिनाइन से संबंध है, तो डॉग का किससे है, तो केनाइन से संबंध। कैट जो होता है फेलाइन से संबंधित होता है और डॉग किससे होता है, केनाइन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कहता है सो देखिए। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ क्या है, पहला टर्म के है, के से क्या हुआ आपको, देखिए एम, आप कह सकते हैं कितना स्टेप आगे, 3 स्टेप। एम से हुआ ओ, कितना स्टेप आगे, 2 स्टेप, सॉरी के से एम कितना स्टेप, 2 स्टेप आगे। एम से ओ 2 स्टेप आगे। ओ से क्यू 2 स्टेप आगे, तो क्यू से 2 स्टेप आगे करेंगे तो क्या होगा, एस, क्या होगा, एस। एस से स्टार्ट होता हुआ एक ही ऑप्शन है डी, आप मार के टिक निकल सकते हैं। अगर पूरा वेरीफाइड कीजिएगा तो फिर से देखिए, ए से 2 स्टेप आगे सी, सी से 2 स्टेप आगे ई से 2 स्टेप आगे जी, और जी से 2 स्टेप आगे करेंगे तो क्या होगा, आई। उसी तरह से जब आगे जाइएगा तो बी से 2 स्टेप आगे डी, डी से 2 स्टेप आगे एफ, एफ से 2 स्टेप आगे एच, एच से अगर आप चलिएगा तो 2 स्टेप आगे क्या होगा, एच से 2 स्टेप आगे होगा आपका जे, क्या होगा, जे। तो यहाँ आप जे रखेंगे, एस आई जे, देखिए यहाँ मैच कर रहा है। और एल से 2 स्टेप आगे कितना होगा आपका, एन, एन से 2 स्टेप आगे पी, पी से 2 स्टेप आगे आर, आर से 2 स्टेप आगे क्या होगा, टी। आंसर हो गया एस आई जे टी। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से आर पित्र का, आर पी का पुत्र या पुत्री है, ये आपको बताना है किस ऑप्शन से। अगर ऑप्शन पहला उठाते हैं आप तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, देखिए पी हैश क्यू डॉलर आर है। तो देखिए तो डॉलर का क्या अर्थ है, तो डॉलर का अर्थ है आपका पत्नी, तो ये हो गई पत्नी, तो क्यू पत्नी है आर की। अब हैश का क्या अर्थ है, सो देखिए पिता, तो देखिए पत्नी का पिता कौन हुआ, ससुर। हमको ससुर का अगर आर के बारे में बताना है क्या होगा, तो ये क्या होगा, दामाद। आर पी का पुत्र या पुत्री है, तो ये तो हुआ नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आइए, तो क्या है,
P स्टार Q हैश R। तो चलिए यहाँ पर देखिए हैश का क्या अर्थ है, पिता, और स्टार का क्या अर्थ है, स्टार का अर्थ है भाई। तो पिता का उल्टा पढ़िए आप, दाएं से बाएं की तरफ, पिता का भाई क्या हो गया, चाचा। अगर P चाचा है तो R भतीजा या भतीजी होगी, पर हमको चाहिए पुत्र या पुत्री, तो ये भी खत्म हुआ। चलिए थर्ड नंबर ऑप्शन पे आइए, $Q और हैश क्या है, R है। तो हैश का अर्थ क्या हुआ, पिता, और डॉलर का क्या अर्थ है, तो डॉलर का अर्थ है आपका पत्नी। तो पिता की पत्नी आपको उल्टा पढ़ना है, तो पिता की पत्नी क्या हो गई, माँ। अगर यह माँ है किसकी, आर की, तो आर या तो होगा बेटा नहीं तो बेटी। हमको वही चाहिए, आर पी का पुत्र या पुत्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। क्या समझ पाए। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे पद से वही संबंध है जो पहले पद का दूसरे पद से है। तो देखिए बहुत ही आसान है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी तरह से चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी की करता है कि नहीं। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, पृथ्वी, डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट कहता है आपका, ये सीरीज का है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। आपका सीरीज जो है वो है 48, 32, 16 माइनस। तो देखिए यहाँ से अगर -16 कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, 32 में से फिर 16 घटा दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 में से अगर 16 घटाइए तो क्या होगा, 0। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, 0 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 12 नंबर कहता है यदि @ या तो प्लस या गुना, मतलब @ का जो साइन है उसको या तो प्लस रखिए या आप गुना में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ कहता है 1 @2 @3 @4 @5 का न्यूनतम मान क्या होगा। नोट चारों चिन्हों में से प्रत्येक को या तो प्लस या गुना चिन्ह बदल सकते हैं। मतलब हुआ क्या कि सभी जगह या तो आप प्लस रख सकते हैं या किसी में प्लस और किसी में गुना का चिन्ह आप रख सकते हैं। तो देखिए अगर हम सब जगह यहाँ प्लस रख दें, 1 2 3 4 और 5, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 15। अब अगर हम 1 पहला जगह अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2 + 3 + 4 + 5, तो हम देख रहे हैं 2 3 5 10 4 14, ये तो 15 से छोटा वैल्यू आ गया। तो स्पष्ट है इसका आंसर क्या होगा, 14। हमको क्यों, क्योंकि कहता है न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है आपका, सिलोगिज्म से दिए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े, यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञान तत्वों से भिन्न हो। तय करें कि निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आपको ये बताना है। तो देखिए कथन में क्या है, सभी चॉकलेट आपका कैंडी है, तो बना दीजिए सभी चॉकलेट क्या हो गया, कैंडी। ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है, सभी कैंडी टॉफी है, तो सभी कैंडी क्या है, टॉफी है, बना दीजिए। अब कहता है सभी चॉकलेट टॉफी है, तो क्या सभी चॉकलेट जो है टॉफी के अंदर है, तो एकदम है, पहला करेक्ट है। दूसरा सभी टॉफी चॉकलेट है, क्या टॉफी जो है वो चॉकलेट के अंदर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, किस ऑप्शन में है, तो बी में। करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। दिए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें कि भले ये सामान्य ज्ञान तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करते हैं। ठीक है ना, ये आपको बताना है। यहाँ क्या है, कुछ गुड़िया पौधे हैं, तो ग्राफ बनाइए, कुछ गुड़िया क्या हो गए, पौधे। चलिए आगे क्या कहता है, कुछ पौधे पुस्तकें हैं, कुछ पौधा क्या है, पुस्तक, तो बना दीजिए इसको पुस्तक। अब कहता है कुछ गुड़िया पुस्तक है, तो देखिए गुड़िया यहाँ है, पुस्तक यहाँ है, क्या कोई कनेक्शन है। फिर से मैं बताता हूँ, गुड़िया यहाँ, पुस्तक यहाँ, क्या कोई कनेक्शन है, नहीं, ये क्या हो गया, गलत। दूसरा कोई भी पुस्तक पौधा नहीं है। कहता है कुछ पुस्तक, कुछ पौधा पुस्तक है, तो कुछ पुस्तक भी क्या होगा, पौधा, ये तो पॉजिटिव है, और आंसर कैसा कर रहा है, नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या समझ पाए। इसका होगा ना तो एक और ना ही दो पालन करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगले तरफ बढ़िए। तो कहता है 15p + q का अर्थ है p - q, मतलब प्लस के जगह आप क्या रख सकते हैं, माइनस। p - q का अर्थ है p × q,
मतलब माइनस का अर्थ क्या है, क्रॉस। फिर पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी डिवाइडेड क्यू, मतलब क्रॉस की जगह आप क्या रख सकते हैं, डिवाइड। बात को समझिएगा आप, ठीक है। यहाँ जो आपका इक्वेशन है ये दिया हुआ 25 प्लस 48 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2, तो रख दीजिए 25। जोड़ के जगह क्या रखना है, घटाओ 48। गुना के जगह क्या रखना है, भाग 6। भाग के जगह क्या रखना है, भाग तो है नहीं, हाँ है भाग। p डिवाइडेड q का अर्थ है प्लस, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, प्लस। यहाँ प्लस 12 और फिर माइनस का क्या अर्थ है, तो माइनस का अर्थ है क्रॉस 2। सॉल्व कीजिए, 8 6 48, 25 माइनस 8 और 12 दूनी 24। 25 और 24 क्या हो गया, 49। हमें से घटाना कितना है, 8, तो आंसर हो गया 41। कहाँ है, तो ए आंसर में है। क्या समझ पाए। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। कहता है कथनों में उस क्रमिक युग्म का चयन करना है जो तार्किक रूप से मुख्य कथन के साथ सुसंगत हो। तो जब भी साक्षी को किसी के जन्मदिन का पता चलता है तो वह एक केक का ऑर्डर देती है। इसका मतलब अगर उसको जन्मदिन का किसी के बारे में पता चलेगा तो क्या करेगी, एक केक का ऑर्डर देगी। तो कहता है ए में साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में सुना, ठीक है, ये तो पहला लाइन हो गया कि जब किसी के बारे में क्या करती है, उसको पता चलता है, सुना, तो क्या करेगी, उसके बाद उसका प्रतिक्रिया होता है, वह केक का ऑर्डर देती है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुना, गलत है। साक्षी ने केक का ऑर्डर दिया, ठीक है। इसके बाद तो यही प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी उसकी कि साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में सुना तो साक्षी ने क्या किया, केक का ऑर्डर दिया। तो ए के बाद क्या होना चाहिए, सी। तो करेक्ट आंसर कौन है, सी नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी किसी निश्चित कूट भाषा में गेट अप एंड गो। तो चलिए इसको लिखिए, क्या है ये, गेट अप एंड गो को क्या कहता है, ये कहता है फा का लूजा, फा का लू जा जू। फिर जंप अप एंड डांस, जंप अप एंड डांस। अब देखिए इसको क्या कहता है, ये इसको कहता है टू ला हु फा, टू ला हु फा। फिर आगे कहता है गो देयर जंप हेयर, गो देयर जंप हेयर। इसको क्या कहता है, ना लू फू का, ना लू फू का। फिर कहता है यू एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम। अब देखिए इसको क्या कहता है, ये इसको कहता है ना लू या ला, ना लू या ला। गेट अप एंड गो देयर, आपको बताना है गेट अप गो देयर, इसका कोड आपको डिसाइड करना है। तो देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है, 3 जगह। ये तीनों में कॉमन क्या है, सो देखिए तो यहाँ है फा, यहाँ भी फा है, यहाँ फा नहीं है, का यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लू एल यू, एल यू है, एल यू है, ठीक है। इसका मतलब एंड का कोड क्या हो गया, एल यू। हमको तो एंड से मतलब है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप, यहाँ है अप, यहाँ भी है अप। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, फा है, का नहीं है, जे यू नहीं है, तो इसका मतलब एंड का कोड हो गया फा, एफ ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आप एक चीज बहुत जल्दी देख रहे हैं, क्या आपको गेट और गो चाहिए, यहाँ बचा गेट और यहाँ बचा गो। इसका मतलब इसका होगा का अजू, इसी में से किसी का होगा, इसका मतलब का अजू हमारे आंसर में आएगा। अब अप का हम लोग अभी अभी देखे क्या होगा, फा, तो फा भी हमारे आंसर में आएगा, काजू फा। अब हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ देयर फाइंड करना है। तो देखिए देयर यहाँ और यहाँ है, तो देखिए देयर अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं देयर को और यहाँ से भी देयर को, तो बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं, गो नहीं है, जंप नहीं है, हेयर नहीं है। तो देयर के लिए क्या हो सकता है, सो देखिए तो एन ए, बात स्पष्ट है। तो देयर के लिए हम कोड क्या लिख सकते हैं, एन ए। तो इसका मतलब होगा काजू फाना। देखिए कहाँ है, काजू फाना, यहाँ सी करेक्ट है। इसकी स्थिति बदल सकती है, इधर उधर ये हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। चलिए नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है सीरीज का, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं, आपको ये बताना है। यहाँ है आपका 541, 391, 260, 166, 91, 41, 16। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए आप इधर से अगर इस तरफ चले गया तो आपको माइनस करना पड़ेगा, वो आपके लिए एक सरदर्द हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इधर से चलिए, इधर प्लस करना पड़ेगा आपको। तो 16 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 41, फिर 41 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा 91, फिर 91 में अगर हम 71 जोड़ दें, सॉरी 75 अगर हम जोड़ दें तो हम लोग देख क्या रहे हैं, हो जाएगा 166। नहीं, 91 में अगर 75 जोड़ दे, अच्छा तो सीरीज तो पता चल गया आपको। 25, 50, 75 आगे कितना होना चाहिए 100। अगर हम यहाँ प्लस 100 करें तो होना चाहिए 166 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 266, और है हमारे पास 266 होना चाहिए, है कितना 260, इसका तो यही गड़बड़ है, बी करेक्ट है। अगर आगे देखिए, चेक कीजिए इसको क्रॉस, तो 266 में अगर आप 125 जोड़िए तो 6 5 11, 6 2 8 1 9, 300, ठीक है। फिर यहाँ आप 100 अगर 50 जोड़िए, है ना, 150 जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या ये हो रहा है आगे, ये होगा ही क्योंकि आगे पूरा उधर मिल चुका है। प्लस 150 देखिए 0 9 5 14 3 4 1 5, सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है 260। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है पुस्तकों में से संबंधित 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है आपको। ठीक है ना, आपको इसमें डिफरेंट जो है वो आपको बताना है कि कौन है इसमें डिफरेंट। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इंडेक्स है, एडिशन है, फॉरवर्ड है और प्रीफेस है। तो देखिए एडिशन होगा, क्या है, किताब का एडिशन होता है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, बुक का ये एडिशन होता है और उसके अंदर का चीज है ये सब। आंसर क्या हो गया एडिशन। चलिए आगे देखिए कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थापित कर सकता है। ये तो बड़ा ही आसान है, 2 4 6 8, ये एक तरह से 2 का टेबल है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ये 3 6 9, 3 6 9 12, ये 3 का टेबल है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। फिर 4 8 12, 4 8 12 16, 10 5 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो आगे 5 का टेबल होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ए नंबर में, ए करेक्ट है। क्या समझ पाए? चलिए नेक्स्ट, अगला जो है पता है आपको तर्कों के 3 समूह दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक के 3 वाक्य हैं। उन समूहों का चयन करें जिसमें तीसरा कथन पहले 2 कथनों का तार्किक निष्कर्ष है। मतलब तीसरा निष्कर्ष आपको ये बताना है। तो चलिए पहला ही से चेक करते हैं, ए से। सभी दुकान शोरूम है, तो सभी दुकान को हमने बनाया शोरूम, चलिए बना दिया। फिर कोई भी शोरूम मॉल नहीं है, कोई भी शोरूम क्या नहीं है, मॉल नहीं है। तो कहता है सभी दुकानें मॉल नहीं है, तो सही बात है, जब कोई शोरूम मॉल नहीं है तो दुकान भी क्या नहीं होगा, मॉल नहीं होगा। ये तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन पे आते हैं, बी नंबर पे चेक करते हैं क्या है। तो बी क्या कहता है, कोई भी जापानी नृत्य नहीं कर सकता है। तो कोई भी जापानी क्या नहीं कर सकता है, नृत्य नहीं कर सकता है। चलिए बना दीजिए। फिर कहता है सभी अमेरिकी लोग पुस्तक हैं, तो अमेरिका लोग क्या है, पुस्तक, तो सभी अमेरिका हो गया पुस्तक। अमेरिकी और जापानी नृत्य कर सकते हैं, अमेरिका यहाँ है, जापानी यहाँ है, क्या वो नृत्य कर सकता है, नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो आंसर से बाहर हो गया। करेक्ट आंसर हमारा वैसे ए आ रहा है। चलिए आगे सी को भी चेक कर लेते हैं। आगे देख, ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन है भी नहीं, तो आप ए में टिक मार के निकल भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोई भी पी क्यू नहीं है, कोई भी पी क्या नहीं है, क्यू नहीं है। चलिए कोई भी क्यू आर नहीं है, तो कोई भी क्यू क्या नहीं है, आर नहीं है। कोई भी पी आर नहीं है, तो पी और आर में बनेगा आइदर और उसका अगर एक अकेला निष्कर्ष आता है तो सर्वथा क्या होता है, गलत। तो करेक्ट आंसर ए है, और ऑप्शन नंबर कहाँ है, वो ए में। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। कथन है एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा कुल 9 विकेट लिए गए, इसमें से 6 विकेट स्पिनरों द्वारा लिया गया है। तो 6 लिया गया है कितने, 9 में। तो कहता है क्या टीम के 80% गेंदबाज स्पिनर है। तो देखिए कितना परसेंट था, 600/9, तो ये हो गया 9 6 1 54,
तो 6 न 6 54, लमसम 60%। ये तो गलत हो गया। टीम के शुरुआती गेंदबाज स्पिनर थे, ये कहना मुश्किल है, ये आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये क्या है, गलत है। तो क्या कहता है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। चलिए नहीं, आगे आइए। 23 पे तो कहता है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। युवी की शादी की सालगिरह कब है, आपको ये बताना है। पहला पॉइंट है किसी माह के 7वें दिन, तो माह का 7वां दिन मतलब क्या, 7 तारीख को। चलिए दूसरा, अधिवर्ष में 29 दिन का महीना होता है, तो अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में कितना दिन का, 29 दिन का महीना होता है, किस में, तो फरवरी में होता है भैया ये चीज। तो इसका मतलब उसका जन्म कब है, तो 7 फरवरी को, दोनों को मिलाना पड़ेगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बी में कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी। ये दोनों का अगर आप मिला दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे आइए। कहता है 5 एक पार्टी में ए बी सी डी और ई नामक 5 व्यक्ति है, जिसमें से 2 युगल हैं, 2 जोड़ा है। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकार और इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं, यद्यपि उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। इंजीनियर की शादी शिक्षक से हुई है। तो चलिए, इंजीनियर की शादी किससे हुई है, शिक्षक से हुई है, बना दीजिए ग्राफ। और कहता है सी एक अविवाहित वकील है, सी जो है अविवाहित है ना, और क्या है, वकील है, बना दीजिए वकील। चलिए आगे, डी लेखाकार है, डी क्या है, लेखाकार है, चलिए लिख दीजिए डी लेखाकार है। आगे कहता है बी शिक्षक एक महिला है, बी शिक्षक है और क्या है, महिला, इसका मतलब इंजीनियर क्या है, पुरुष है, जिसकी महिला मित्र एक लेखाकार है, मतलब लेखाकार जो है ना वो क्या है, महिला है। याद कीजिए से इनमें से कौन सा कथन संभवतः सत्य है। डी एक पुरुष है, तो नहीं, डी तो क्या है, महिला है, ये कहानी से बाहर। ई एक शिक्षक है, ई एक शिक्षक नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक कौन है, बी है, ये भी कहानी से बाहर। बी डॉक्टर है, नहीं, बी शिक्षक है, तो ये भी कहानी से बाहर। आंसर अनुमान में आप क्या लगा सकते हैं, संभवतः कह रहा सत्य है, ए इंजीनियर है, तो ए भी हो सकता है, और बचा हुआ कौन है आपका, ई भी हो सकता था। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है 7 चॉकलेट ए बी सी डी ई एफ जी 40 और 50 के बीच विभिन्न मूल्यों पर 40 और 50 को छोड़कर खरीदे गए, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई के मूल्य से 5 रुपया कम है। अच्छा चलिए, फिर क्या कहता है, चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है, चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए के मूल्य से 2 रुपये अधिक है, चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई के मूल्य से अधिक है, चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है, चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 अधिक है, किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 नहीं है, चॉकलेट बी एक का मूल्य एक सम संख्या है। इनमें से कौन सा चॉकलेट ई से महंगी है, आपको ये बताना है, इनमें से कौन सी चॉकलेट ई से महंगी है। चलिए 40 से 50, 40 और 50 को छोड़ के 41 42, फिर 44 नहीं है, 47 हो सकता है, 45 46 47 48 49। चलिए आगे बढ़ो। कहता है चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई के मूल्य से 5 रुपया कम है। सी का मूल्य मान लीजिए 41 है, तो सी का मूल्य ई के मूल्य से 5 रुपया कम है। ई अगर हम रख दे 46, तो उससे 5 रुपया कम हो जाएगा इसका 41, मान रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपका यहाँ क्या हो सकता है, 43 भी हो सकता है। किसका मूल्य है अभाज्य संख्या, ए का मूल्य, तो 43 भी हो सकता है आपका और 47 भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए के मूल्य से 2 रुपया अधिक है, एफ का मूल्य ए से 2 अधिक है, तो अगर हम 43 पे रखते हैं तो उससे 2 रुपया अधिक 45 हो सकता है, ये भी संभव है। चलिए फिर चॉकलेट एफ का मूल्य ई के मूल्य से अधिक है, तो एफ अगर हम यहाँ रख देंगे, कह रहे हैं तो फिर से समझिए, चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए से 2 रुपया अधिक है, तो ए अगर हम यहाँ रख दें और एफ यहाँ रख दें, तो अगला जो लाइन है चॉकलेट एफ का मूल्य ई के मूल्य से अधिक है, एफ का मूल्य ई से कम हो जाएगा, तो ये मैटर गड़बड़ा जाएगा। समझ गए बात को। चलिए तो हम लोग कहाँ रख रहे हैं इसको, चॉकलेट ए के मूल्य से 2 रुपया अधिक है, किसका, एफ का मूल्य,
ए अगर यहाँ रख दें तो एफ का मूल्य यहाँ हो जाए। ठीक है, अब क्या कहता है, चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है। तो डी विषम संख्या है तो 43 पर भी हो सकता है और 45 पर भी हो सकता है। जी का मूल्य, चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 अधिक है। तो इससे अगर 3 अधिक है जी का मूल्य, तो डी अगर हम यहाँ रखेंगे तो ना जी जो होगा 3 रुपया अधिक, 45 3 48। चलिए, किसी भी चॉकलेट का मूल्य, चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है। इस दोनों में सम संख्या कौन हो गया, ये हो गया बी का मूल्य। ए बी सी डी ई एफ जी, इसका मतलब 43 रुपया किसी का मूल्य नहीं। ये समझ में आ रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी चॉकलेट ई से महंगी है? ई से महंगी कौन है? ए, बी है, जी और एफ है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? जी। उम्मीद है सभी आदमी समझ गए होंगे। आज का सेशन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम लोग सेट नंबर 4 को लेकर के उपस्थित हो। सभी आदमी को गुड नाइट।